बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 7 सितंबर और पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहले याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। व्लॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और इसके लिंक को व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की पहली खबर, कल 6 सितंबर वाले दिन जब पूरी कौम यौम दिफा मनाती है और पाकिस्तान की अफवाज भी यौम दिफा मनाती हैं, उस पर आर्मी चीफ ने एक तकरीर की और तकरीर में उन्होंने कौम के नाम एक पैगाम दिया। उस पैगाम में उन्होंने इस बात का अयादा किया, बल्कि रीइंफोर्स किया कि डंडा उठाए रखना है, डंडा नीचे नहीं रखना, क्योंकि उन्होंने फिर डिजिटल दहशतगर्दी की टर्म जो है वो अपने इस पूरे खिताब के अंदर जारी रखी। इससे पहले जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का अलामिया आया था और उसके साथ साथ जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इन दोनों में डिजिटल दहशतगर्दी का नाम इस्तेमाल या टर्म इस्तेमाल नहीं की गई थी, बल्कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में साइबर सिक्योरिटी की टर्म जो है वो कॉइन की गई थी, एक नई टर्म कॉइन की गई थी। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद अब पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर लोगों को डिजिटल दहशतगर्द नहीं कहा जाएगा, लेकिन आर्मी चीफ साहब की जो तकरीर थी 6 सितंबर को, उसमें दोबारा से डिजिटल दहशतगर्दों के पीछे ही डंडा उठाने का फैसला किया है। फोकस पूरे का पूरा उनके ऊपर था और आर्मी चीफ ने यही बताया कि वही सबसे बड़ी फसाद की जड़ है और अगर ये डिजिटल दहशतगर्द मतलब कि सोशल मीडिया और जो लोग लिखते हैं, सोचते हैं, तनकीद करते हैं, ये बाज आ जाएं तो पाकिस्तान तरक्की की मंजिलें तय करेगा। और जब तक इनको शिकस्त नहीं देंगे, इनको डंडा नहीं फेरेंगे, इनको सीधा नहीं करेंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। वो मुझे एक ट्वीट याद आ रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो आर्मी चीफ साहब के बारे में हो, लेकिन वो ट्वीट के ऊपर बहुत मीम्स बनी थी। याद कीजिए, अज़मा बुखारी साहबा ने एक ट्वीट किया था, हाफिज़ जी तुन के रखो। तो मामला कुछ इसी तरह का है कि डिजिटल दहशतगर्द जिनको कहा जाता है, उनमें हम भी शामिल हैं, जाहिर है, उनको तुन के रखने का फैसला ही किया गया है जी। और हम ये समझ रहे थे कि इस यौम दिफा के ऊपर हम एक नई सॉलिडेरिटी के साथ, टुगेदरनेस के साथ, हम एक इंक्लूसिव स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ेंगे। जैसा कि DGISPR साहब ने 2 दिन पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये कौमी फौज है, ये सियासी फौज नहीं है, क्योंकि आर्मी चीफ हमारे भी आर्मी चीफ हैं, कोर कमांडर्स हमारे भी कोर कमांडर हैं। तो हम ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो बहुत ज़्यादा नुक्कर में लगाया गया है और एक पार्टी को और उसके चाहने वालों को और उसके फॉलोअर्स को और उसके वोटर्स को शदीद तशद्दुद से लेके शदीद तरीन कर्ब और दर्द दिया गया है और उनके साथ बहुत ही सफाकाना सलूक किया गया है, वो अब बंद हो जाएगा और अब एक हार्मनी की सेंस प्रिवेल होगी और बातचीत की सेंस प्रिवेल होगी। लेकिन 6 सितंबर को उनका जो खिताब है उससे लग रहा है कि नहीं, डंडा उठाए ही रखा जाएगा और डंडा ही फेरा जाएगा। ये उनका जो खिताब है उसमें से मुझे समझ आई है। बहरहाल मैं तो आपको पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब को रिहा ना करने का यही फैसला फिलहाल तो मुझे लगता है, एक केस के बाद दूसरा केस बनाने का फैसला लगता है। और इमरान खान की अगर हमने रिहाई करवानी है तो उसके लिए 8 सितंबर का जो जलसा है उस पर आप सबको निकलना पड़ना है। मुझे इमरान खान साहब ने कुछ खुसूसी पैगाम भी भेजे हैं जो इसके बाद आपके साथ मैं शेयर करूंगा अपने ट्विटर पर भी वीडियो की शक्ल में। और उन पैगामात में जो मेन बात है वो यही है कि इमरान खान ने आप तमाम लोगों को ये कहा है कि पाकिस्तान के लिए, अपनी किस्मत के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए आपको 8 सितंबर के जलसे में हर सूरत पहुंचना है। आप मजदूर हैं, आप किसान हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, आप खवातीन हैं, आप माइनॉरिटीज़ हैं। अगर आप एक बेहतर पाकिस्तान चाहते हैं और रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, जिसके लिए इमरान खान जेल के अंदर आपकी जंग लड़ रहा है, तो फिर 8 सितंबर को आपको पहुंचना पड़ेगा। अगर आप बड़े नंबर में पहुंचे तो आपके हाथ में कुंजी है इमरान खान को भी जेल से निकालने की और आप ही के हाथ में कुंजी है पाकिस्तान के अंदर अमन कायम करने की, पाकिस्तान को आगे लेकर चलने की। लेकिन उसके लिए आपको निकलना पड़ना है और उसकी मैं पूरी तफसील जो है अब से थोड़ी देर के बाद जारी करूंगा। अब आते हैं हम अगली खबर की तरफ। पंजाब में मरियम नवाज की हुकूमत जो है वो क्रैकडाउन कर रही है। 2 तरह की मीडिया खबरें दी जा रही हैं। एक मीडिया में खबरें ये दी जा रही हैं कि ये मरियम नवाज क्रैकडाउन करवा रही हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट कह रही है क्रैकडाउन मत करें। और ये जो क्रैकडाउन हो रहा है ये मरियम नवाज के कहने पे हो रहा है। मैं इसको दुरुस्त इसलिए नहीं मानता कि इस्लामाबाद के अंदर भी क्रैकडाउन हो रहा है। जो लोग ये स्पिन दे रहे हैं
वो पीटीआई के अंदर हैं, बाहर हैं, जो मरियम नवाज के ऊपर इसका सुई रख रहे हैं, वो मेरे ख्याल में मरियम नवाज बेचारी तो बस बच्चों को आजकल स्कूलों में जाकर दूध शूध पिला रही हैं और वो ऐसे काम कर रही हैं, उनके बस का ये काम नहीं है कि वो इस एक्सट्रीम पर जाएं। ये अगर वो कर रही हों तो मोहसिन नकवी के नीचे है, मीन इस्टेब्लिशमेंट के नीचे इस्लामाबाद की पुलिस, वैसे तो हर जगह की पुलिस उनके नीचे है, लेकिन इस्लामाबाद में यही काम ना हो, क्योंकि इस्लामाबाद में भी यही हो रहा है, तो इसलिए आप ये समझ सकते हैं कि पंजाब में भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ही जो है वो क्रैकडाउन करवा रही है, लोगों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, वर्कर्स को पकड़ने की कोशिश, लीडरान जो लोकल हैं उनको पकड़ने की कोशिश, ताकि लोग जलसे में ना पहुंच सकें। मेरा पैगाम तमाम लीडरों को यही है कि घर पे मत रहिए, अपने आप को ज़रा थोड़ा सा सिम वाले फ़ोन से दूर रखिए और सिम इस्तेमाल ना कीजिए, वाईफाई इस्तेमाल कीजिए और किसी महफूज मुकाम पर रहें ताकि आप जलसे में खुद भी पहुंच सकें और अपने सपोर्टर्स और वोटर्स को भी लेकर वहां पर पहुंचें। अच्छा जी, अगली खबर आपको देंगे कि इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी केस, जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया था पीटीआई ने, जिसके बाद पीटीआई को एक जमात के तौर पर माना जाना था और उसके हकूक उसको देने थे, याद कीजिए बल्ले का निशान छीना गया था इस प्रीटेक्स्ट पर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाया था। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतअद्दिद बार अब तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मंशा के मुताबिक करवाया, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने जाहिर है चौधरी साहब, चौधरी निज़ामुद्दीन के प्रेशर पर एक दफ़ा फिर इंट्रा पार्टी जो केस में पीटीआई की चारों दरखास्तें थीं वो खारिज कर दी हैं और एक दफ़ा फिर उसी रास्ते पर चल रहे हैं कि पीटीआई को एक जमात के तौर पर भी नहीं मानना, मखसूस नशिस्तें भी नहीं देनी और उसको जो है वो किसी सूरत निशान भी नहीं देना। अपने रास्ते पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो गामजन है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब को जब वकला मिलने जाते हैं तो उनकी तौहीन की जाती है, इसलिए वकला ने एक पिटीशन की हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ये वकला ने की हुई है, इमरान खान ने नहीं। और इमरान खान के वकला ने ये पिटीशन की है कि हम वकील हैं, हमारा हक है अपने जो हमारा डिफेंडेंट है उसको मिलना, हमारा जो क्लाइंट है उसको मिलना, और जब हम मिलने जाते हैं तो हमें जलील किया जाता है, हमारी गाड़ियां दूर खड़ी की जाती हैं, हमें धूप में खड़ा किया जाता है और हमें जब बातचीत करते हैं इमरान खान साहब के साथ तो तब भी बंदे बीच में बैठे होते हैं। तो उस पर जस्टिस इसहाक इसकी हेयरिंग कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी तगड़े रिमार्क्स दिए थे लेकिन कान पे जूं नहीं रिंग रही, ना ही अडयाला जेल के ना हुकूमत के। अब उन्होंने 3 वकला की एक कमेटी बना दी है, अच्छा काम किया। वो 3 वकला तहरीक इंसाफ के नहीं है, ना ही इमरान खान के वकील हैं, वो उन्होंने इंडिपेंडेंट 3 वकला की कमेटी बना दी और उन्हें कहा है कि आपने पेशी पर जाना है और देखना है कि वकला के साथ वहां क्या सलूक होता है। अगर उनके साथ बुरा सलूक होता है तो आपने आकर अदालत को बताना है और फिर अदालत हो सकता है फिर जेल ट्रायल का ऑर्डर ही मनसूख कर दे और कहे कि इमरान खान का ट्रायल फिर बाहर कोर्ट में लाकर करें ताकि वहां वकला को एक्सेस हो। अगर आप जेल में वकला को फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो हम आपको जेल ट्रायल जो है वो नहीं करने देंगे। तगड़े रिमार्क्स दिए हैं जस्टिस इसहाक साहब ने। अल्लाह उनकी खैर करे, अल्लाह उनको हिफाजत में रखे, अल्लाह उनकी डिग्री की भी खैर करे। जैसे कल ही आपको पता है कि जस्टिस आसिम हफीज़ लाहौर हाई कोर्ट से उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर साहब को फारिग किया, निकाल दिया है नादरा की चेयरमैनशिप से, क्योंकि उनको जाली तरीके से, गलत तरीके से उस पोजीशन पर अपॉइंट किया था। अब हमारी दुआ है आप भी 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़िएगा, 3 दफ़ा आप कुल हुवल्लाह पढ़िएगा, आयतुल कुर्सी 21 बार पढ़िएगा, जो भी मुझे सुन रहे हैं। क्योंकि मैंने किसी बुज़ुर्ग से पूछा है, बुज़ुर्ग मतलब मैं पीर फ़कीर की बात नहीं कर रहा, उम्र में बुज़ुर्ग, और उन्होंने मुझे कहा है कि ये तीनों चीज़ें आप जस्टिस साहब की आप जो है वो हिफाजत के लिए पढ़ें ताकि वो महफूज रहें और उनकी डिग्री भी महफूज रहे। खसूसी तौर पर आपने दुआ करनी है कि उनकी इज्जत और उनकी डिग्री महफूज रहे, क्योंकि इस फैसले के बाद ये तो मैं आपको अभी बता देता हूं कि लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर वो ये नहीं सोचेंगे कि गलत हुआ, मैं लेफ्टिनेंट जनरल हूं, मैं आला तरीन ओहदे पे हूं, आई डोंट नीड दिस, आई एम गोना गो बैक टू माई होम विद अ ग्रेसफुल रिटायरमेंट। वो ये नहीं करेंगे। दोबारा ये प्रोसेस शुरू होगा और ये प्रोसेस जो है दोबारा होगा और लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर ही इस ओहदे पर लगेंगे। आप पूछ रहे होंगे वो कैसे? ये इसलिए नहीं कि मेरे पास कोई खबर है, मुझे हमारी इखलाकियात का पता है कौम के तौर पर, और ये भी हमारी ज़्यादती है जब हम अफवाज को या किसी एक इदारे को कह देते हैं कि जी इनकी इखलाकियत। ये पूरी कौम का एक ही हाल है, हम सब एक जैसे हैं। आप में से जो बहुत सारे, ज़्यादातर लोग सुन रहे हैं मेरी बात, हम भी ऐसे ही हैं। हमें मौका मिलने की देर है,
हम ईमानदार तब तक हैं जब तक ये बात दूसरे के बारे में, जब हमारी अपनी ज़ात, हमारे अपने रिश्तेदार जो मुल्क से बाहर हैं, वो कितने लोग वहाँ पर कहते हैं कि इंज फ़ोन पे काम होना चाहिए, इंज प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, ये होना चाहिए। जब हमारे अपने किसी प्यारे की, बच्चे की, भाई की बात आती है तो हम कितना के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। तो कौमें ही नीचे जाती हैं, कभी कोई एक इदारा करप्ट नहीं होता। सिर्फ हमारी बदबख्ती ये है कि हमने ये सोच रखा है कि हम एज अ कौम तो करप्शन का इंडेक्स हमारा बड़ा हाई है, लेकिन ये बीच में से जो एक है ना, वो बहुत सेहतमंद है। ये इदारा सेहतमंद है या ये इदारा सेहतमंद है या ये इदारा, ये हमारी नालायकी रही है कि जब हम पूरे के पूरे ही बुरे हैं तो फिर एक बीच में से अच्छा कैसे हो सकता, वो भी तो वहीं से है। और अब जब कपड़ा उठ रहा है तो हमें पता चल रहा है कि हमारा सबका ये हाल है, हमारी सुप्रीम कोर्ट का भी यही हाल है, हमारे दिफाई सेक्टर का भी यही हाल है। हाल ही में हमने आपके सामने दिफाई सेक्टर की जो ऑडिट रिपोर्ट रखी थी, जाहिर है वो डॉन और दूसरी अखबारों ने वो ऑडिटर जनरल की 2024 की रिपोर्ट को पब्लिश किया था, जो हमने आपसे शेयर की थी कि 3300 अरब में से 1650 अरब की बेज़ाब्तियाँ, एक दो एग्जाम्पल्स हमारे सामने आई हैं, वो आपको बताएंगे तो आप मेरा नहीं आप अफसोस करेंगे। डिफेंस सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें अब नई चीज़ें सामने आई हैं और वो ये आई हैं कि जो फरवरी जो आपको याद होगा कि जो समर में हुआ था, ये मई जून के अंदर जो इलेक्शन हुआ था जुलाई के अंदर, वो याद कीजिए जो इलेक्शन हुआ था 2018 का, उसमें जाहिर है अफवाज पाकिस्तान की भी ड्यूटियां लगी हुई थी इलेक्शन पे सिक्योरिटी देने की। अब ऑडिटर जनरल ये बता रहा है कि अफवाज पाकिस्तान में एक कोर ने या एक डिपार्टमेंट ने फरवरी 2019 पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये मैं नहीं कह रहा, ऑडिटर जनरल की 2024 की रिपोर्ट कह रही है कि फरवरी 2019 में इलेक्शन कब हो चुका, 2018 की जुलाई में होके अगस्त में हुकूमत भी बन चुकी, इमरान खान वजीर आजम भी बन चुके, लेकिन फरवरी 2019 में उसके ऐन 6-7 महीने के बाद एक कोर ने कंप्यूटर्स खरीदे करोड़ों रुपए के, और वो 2-2.5 करोड़ के कंप्यूटर्स खरीदे और लिख दिया बिल्स के अंदर कि ये इलेक्शन के लिए खरीदे हैं, ये हमने इलेक्शन 2018 के अंदर जो ड्यूटीज़ देनी है, फ़राइज़ अंजाम देने, ये 2-2.5 करोड़ के जो कंप्यूटर्स हैं ये उसके लिए इस्तेमाल होने हैं। ये जब हम कहते हैं ना कि हम सारे बुरे हैं लेकिन कोई एक अच्छा है, तो ये गलत फहमी हमारी अब दूर हो जानी चाहिए। एक और एग्जाम्पल सामने आ रही है और वो आ रही है दिसंबर 2018, दोबारा याद करवा दूं कि जुलाई 2018 में इलेक्शन सिलेक्शन होके ख़त्म और अगस्त में इमरान खान साहब ने हुकूमत भी संभाल ली आखिरी तीसरे चौथे हफ्ते में, और दिसंबर 2018 में एक मिलिट्री की साइट पर ही कोई लाखों रुपए, ये करोड़ों का बिल तो नहीं था, ये कोई 40 लाख रुपए का बिल था। ये जो चीजें सामने आई वो रिपोर्ट आपको कर रहे हैं। उन्होंने दरियां और कंबल खरीदे, क्या खरीदा जी, दिसंबर 2018 में दरियां और कंबल खरीदे और वहां भी बिलों पर लिखा कि ये इलेक्शन के लिए इस्तेमाल होने। तो ये हमारी ओवरऑल जो है हमारे हालात चल रहे हैं। आगे चलते हैं। एक और इसी में, ये मैं अपने पास से नहीं ये कोई भी बात कह रहा, यही जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है इसमें एक और चीज़ सामने आई है, और वो ये सामने आई है कि पाकिस्तान मिलिट्री ने 2000 से साल 2000 से, आज से 24 साल पहले, इश्तराक के ऊपर ज़मीन ठेके पर देना शुरू की। मीन सरकारी ज़मीन, ऑफ कोर्स जो भी फ़ौज के इस्तेमाल में ज़मीन है वो सरकारी ज़मीन है। इश्तराक के ऊपर मीन आपको पता है कि ठेके के ऊपर, और वो ठेका आधा लेते होंगे या जो भी, लेकिन ठेके के ऊपर इश्तराक पर वो ज़मीन जो है वो ठेके पर देना शुरू की। 2000 से लेके 2021 तक, 21 सालों तक उसके ठेके में से 1 रुपया भी सरकारी खर्चे में जमा नहीं करवाया गया। अब सरकारी खाता ज़रूरी नहीं है कि वो कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाना, वो जाहिर है जो सरकारी अकाउंट मिलिट्री का होगा उसी में जमा होना था, लेकिन वहाँ भी ऑडिटर जनरल के मुताबिक जमा नहीं करवाया गया। ये टोटल रकम जो है वो 5 अरब 80 करोड़ रुपया बनती है उस लैंड की। ये एक चीज़ की, ये एक आइटम है, इस तरह की और भी आइटम हो सकती है, ये एक आइटम है जिस पर ऑडिटर जनरल जो है वो बेज़ाब्तगी या सवाल पूछ रहा है। अब देखें, बेज़ाब्तगियाँ दूसरे इदारों में भी होती, वहाँ भी अरबों रुपए की निकलती हैं, हमारी हुकूमत में भी निकलती थी, लेकिन वहाँ पर निकले तो समझ आती है। यहाँ तो हम डिसिप्लिन है ना, यहाँ तो हम कहते हैं खुद एहतसाबी का बहुत ही कड़ा निज़ाम है, और ये हमें DG ISPR साहब अभी बता के हटे। लेकिन ये जो सब कुछ हमें नज़र आ रहा है, जिस तरीके से लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर साहब की अपॉइंटमेंट हुई, और एक और आपको मैं बात बता दूँ, जिस तरीके से उनकी अपॉइंटमेंट हुई, मेरा खदशा है, ये मेरा तज्जिया है कि लेफ्टिनेंट जनरल सती जो अभी इस टाइम कोर कमांडर मुल्तान है, उनकी भी मेरे ख्याल में जो अपॉइंटमेंट है वो ऐसे ही हुई होगी। ये मेरा तज्जिया, आई कैन बी रॉन्ग, अगर मैं गलत हूं तो कोई करेक्ट कर दे।
और फिर जाहिर है अगर उनको कोर्ट में लेके जाया गया तो उसका भी नतीजा यही निकलना है। तो एक तो खुद एहतसाबी का सिस्टम ज़रूर अगर वो कहते हैं तो होना चाहिए, और वो इन एक्शन होना चाहिए ताकि वो नज़र आए, और दूसरी चीज़ों में तो सब कुछ नज़र आ रहा है, यहाँ भी वो नज़र आना चाहिए। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं, वो भी डिफेंस सेक्टर से ही है। डीएचए को 10,000 कनाल ज़मीन दी गई है इस्लामाबाद के अंदर। ये एफडब्ल्यूओ को और डीएचए को दी गई है। हुकूमत ने बाकायदा तौर पर इसकी इजाज़त दे दी है। यह भी खबर हमारे पास 6 सितंबर को डिफेंस डे वाले दिन ही मिली है, और खबर यह मिली है कि अब ये जो 10,000 कनाल ज़मीन है ये मिलिट्री को दे दी गई, डीएचए को दे दी गई। मिलिट्री मैंने कहा, जाहिर है फौज का इदारा है वो भी एक, और वो इस पर हाउसिंग सोसाइटी बनाएंगे, और इसमें से कुछ प्लॉट जो है वो एफडब्ल्यूओ, कुछ प्लॉट्स जो हैं वो गवर्नमेंट को, कुछ और लोगों को, ब्यूरोक्रेट्स को भी शायद मिले। लेकिन ये 10,000 कनाल, अब समझ सकते हैं कितने अरबों रुपए की ज़मीन होगी। अब इमरान खान का वक्त याद कीजिए। इमरान खान कहता था पाकिस्तान नेवी ने जो नेशनल पार्क में, मारगला नेशनल पार्क के अंदर जो गोल्फ क्लब बनाया हुआ है मारगला नेशनल पार्क की ज़मीन के ऊपर, वो गैर कानूनी है, उसको छोड़ें। इमरान खान कहता था ये जो मारगला रोड है इसके ऊपर जो शादी हॉल बने हैं, और आगे करके नेवी ने, एयरफोर्स ने, दूसरी जगहों ने ये जो ज़मीन के ऊपर पहले कब्ज़ा किया, फिर उस पर वो कब्ज़ा तो किया गया कि ये डिफेंस के लिए होना, फिर उस पर शादी हॉल बन गए। इमरान खान का ख्याल था कि वो ज़मीन छोड़ी जाए, तो फिर इमरान खान के साथ ये सब कुछ तो होना था ना जो हो रहा है, आप खुद समझ सकते हैं। आगे चलते हैं जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन पंजाब के अंदर है, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, उसके एक वाइस चांसलर साहब थे, प्रो वाइस चांसलर थे, और उनके पास वाइस चांसलर का इख्तियार भी था। उन्होंने नून लीग के एक सीनियर आदमी की सिफारिश मानने से इनकार किया। उन्होंने बाजी मरियम को बताया, और फिर रातों रात उनसे उनका चार्ज छीन लिया गया, उन्हें वाइस चांसलर के ओहदे से हटा दिया गया, और उनकी जगह पर नए बंदे को वाइस चांसलर का जो है वो चार्ज दे दिया गया। और उनसे डिमांड क्या थी कि मेरिट के खिलाफ किसी अपने जानने वाले का मुबैना तौर पर जो है वो एडमिशन किया जाए। उन्होंने इनकार कर दिया मेरिट तोड़ने से, तो उनका ये हाल बन गया। तो पाकिस्तान के अंदर ईमानदारी का हाल ये है जो जस्टिस जहांगीरी के साथ किया गया है, और अब जो मुझे फिक्र है जस्टिस आसिम हफीज़ के साथ ना हो जाए, जस्टिस इसहाक के साथ ना हो जाए। आपकी और मेरी दुआएं उनके साथ हैं। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे। अफसार आलम साहब ने फैज़ हमीद, जनरल फैज़ हमीद के ऊपर एक और इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने ये कहा है कि जनरल फैज़ हमीद ने अपने हाथों से एक प्लान लिखा था जिस पर 9 मई में कहां कहां हमले करने और असला भी लूटना था कहीं से, और वो लूटा नहीं जा सका था। फिर उन्होंने कहा उन्होंने अपने हाथों से एक और प्लान भी बनाया था जो नवंबर 2024 में कू होना था, और वो प्लान भी उन्होंने बनाया हुआ था, और अब वो पकड़े गए, और वो तमाम सबूत। तो उन्हीं की जो एंकर थी उन्होंने कहा कि ये ज़रा थोड़ी स्टूपिड बात नहीं है, तो उन्होंने कहा स्टूपिड बात का जवाब भी स्टूपिड होता है। जवाब कोई नहीं दिया। हालांकि यही अफसार आलम साहब हैं, इन पर गोली चलाई गई थी, हमारी हमदर्दियां भी उनके साथ हैं। इन्होंने इल्ज़ामात एजेंसीज के ऊपर लगाए थे, उसकी रिपोर्ट भी है। अब इनकी अपनी हुकूमत है, ये जर्नलिस्ट नहीं है, सबको पता है कि नून लीग के आदमी हैं, जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, लेकिन ये जर्नलिस्ट नहीं, अपने मुंह से कह चुके हैं कि मैं जर्नलिस्ट नहीं हूं। तो अब ये उस रिपोर्ट पर कभी बात नहीं करते, कभी नहीं पूछते कि वो रिपोर्ट कहां पड़ी है, उसको मंजर आम पर लाएं, उसकी इन्वेस्टिगेशन करें, ताकि कौम भी इस्तफादा हासिल करे कि इनके साथ किसने ज्यादती की थी। अच्छा जी, अगली खबर, नजम सेठी साहब का कहना है कि हुकूमत जो है वो मीन रजीम जो है पूरा जोर लगाएगी जलसे को नाकाम करने के लिए, और जाहिर है आपने पूरा जोर लगाना है कि आपने इस जलसे को कामयाब करना है, पूरा जोर लगाकर आपने वहां पहुंचना है, और आपने ये नहीं सोचना कि वहां ये हो जाएगा। कुछ अब नहीं होना, आपकी वो पकड़ पकड़ाई किसी तरह से नहीं होगी। हाँ, आपको वहां जाना आपका मुश्किल किया जाएगा, आपके रास्ते लंबे किए जाएंगे, जहां गाड़ी नहीं वहां मोटरसाइकिल, बाइकिया वगैरह इस्तेमाल करें और पहुंचे वहां पर। यही मेरा आपको पैगाम है। अगली खबर आपके सामने रखनी है क्विकली, टाइम कम है, मैंने आपको पता है आजकल वीलॉग ज़रा थोड़ा छोटा करना शुरू किया है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ट्रस्ट हॉस्पिटल में करोड़ों रुपए का गबन हुआ है। कदीर साहब तो अल्लाह के पास जा चुके, मोहसिन पाकिस्तान है, अल्लाह उनकी मगफरत करे, उनके दर्जात बुलंद करे। उनके हॉस्पिटल के अंदर अब मनी लॉन्ड्रिंग, 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, अब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन दिल करे तो वो आगे से कह दें जिनको पकड़ा है कि हजूर असीं तो चंद करोड़ की है, आपने तो जिन्होंने असल में की थी उनको वज़ीर आज़म और सदर बनाया हुआ है, हमारा क्या कसूर है, वो डाकू लुंड की तरह याद कीजिए। बहरहाल और बहुत सारी खबरें वो आज पंजाबी वीलॉग में कवर करेंगे। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।